मॉर्निंग बच्चों। और देखिए आपका टेस्ट नंबर 7 है सामने और प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट है ये, उसी यूनिट से है। और देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस बेसिस पर कि इससे कई क्वेश्चन आते हैं। 5 चैप्टर है और पाँचों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आइए तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। आइए इनमें देखते हैं क्या क्या करेक्ट हो सकता है। इथेफोन हैसन द फ्रूट रैपिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स। इथेफोन इथाइलिन का बेटा सोर्स होता है, गुड सोर्स होता है, और इथाइलिन एक्चुअली फ्रूट रैपिंग को करती है, तो ये तो ऑप्शन सही है। ABA प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी। एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी में हेल्प करता है, ये भी बात सही है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। बाइनियल आर मोनोकार्पिक प्लांट दैट आर नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन। बाइनियल वो होते हैं जो 2 सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं या 2 साल में करते हैं। मोनोकार्पिक मतलब फ्लावरिंग लाइफ में एक बार करते हैं, यानी 2 साल के जीवन में फ्लावरिंग एक बार करते हैं और दूसरे सीजन के एंड में वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही रहेगा। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आया, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज। इसी क्वेश्चन का ऑप्शन था इथेफोन। इथेफोन इसका सही आंसर होगा। इथेफोन सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड बेटा कंपाउंड है एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आया, काइनेटिन इज केमिकली। काइनेटिन या फिर इनसे ही जुड़ा बेटा साइटोकाइनिन शब्द है। साइटोकाइनिन एक ब्रॉडर शब्द है क्योंकि साइटोकाइनिन में काइनेटिन जैसे बहुत सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिनमें से काइनेटिन का केमिकल फार्मूला है N6 परफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन। ये ऑप्शन आप सही कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तीसरे क्वेश्चन के बाद आपके साथ चौथा क्वेश्चन आता है, सेल इज प्लाज्मोलाइट आफ्टर बीइंग केप्ट इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट विल प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा लेमा। ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है और इसको समझना जरूरी है। देखिए सेल के पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, साथ में सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल में होती है सेल वॉल। लेट्स सपोज दिस इज अ सेल वॉल, ओके। तो ये रही सेल वॉल। इसके अलावा उनके पास अपना साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। तो ये हमने पोर्शन माना साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ओके। अब होगा क्या कि अगर आप ऐसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सॉल्यूशन जो पड़ा हुआ है ये गाढ़ा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखने पर क्या होगा, ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगी, और ऑस्मोसिस शुरू होगी तो साइटोप्लाज्म से पानी बाहर आने लगेगा। इसे बोलते हैं एक्सऑस्मोसिस। और एक्सऑस्मोसिस की वजह से होगा क्या कि जो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो श्रिंक करने लगेगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर श्रिंक करने लगेगी तो याद रखना सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में गैप आ जाएंगे। क्यों सेल करने के, क्योंकि वॉल्यूम कम होने लगा, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में गैप आने लगेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर गई। अब सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर गई तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में गैप आ गया। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में गैप आने की वजह से पानी अभी भी निकल रहा है क्योंकि एक्सोऑस्मोसिस हो रही थी। प्लाज्मा निकल रहा है साइटोप्लाज्म से, तो साइटोप्लाज्म तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, पर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में गैप आ गया और इस गैप में बाहर वाला सॉल्यूशन भर जाएगा। बाहर वाला सॉल्यूशन कैसा था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो पूछा जाएगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा, इट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर अंदर वाला सॉल्यूशन बाहर क्यों नहीं आएगा। अंदर वाला बाहर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूशन को आने नहीं देती है बाहर, बल्कि सॉल्वेंट आती है। और सेल वॉल इज अ परमेबल मेम्ब्रेन, और इस वजह से सारा का सारा बाहर का मटेरियल अंदर आ जाता है, और बाहर कैसा मटेरियल है, हाइपरटोनिक। इस वजह से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा 4th का 2nd। और आगे बढ़ जाइए। इसके बाद क्वेश्चन आता है, द वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर। वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सी दिस psi W is equal to psi S plus psi P. psi W is equal to psi S plus psi P. प्योर वाटर पोटेंशियल में भैया psi P हटा दो। अगर प्योर वाटर पोटेंशियल 0 है तो psi S भी 0 होगा, और दोनों ही 0 होंगे। इस तरीके से 0 एंड 0 ऑप्शन लगाइए। तो 5th क्वेश्चन का आंसर 0 एंड 0 होगा, 2nd ऑप्शन आएगा। 5वें के बाद 6ठा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द ट्रांसपायरेशन।
ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज फ्रॉम लीफ, लीफ थ्रू स्टोमेटा के थ्रू वाटर का बेटा रिमूवल होता है। तो बेटा वाटर बाहर आएगा, ट्रांसपायरेशन होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में लाइट और विंड स्पीड, इन तीनों पे डिपेंड करता है। क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ द लीफ पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। तो पूछते हैं ट्रांसपायरेशन डायरेक्टली अफेक्ट द, विल नॉट अफेक्ट द ट्रांसपायरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द ट्रांसपायरेशन? इसका आंसर होगा क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ द लीफ। बाकी चीज़ों पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ट्रांसपायरेशन बढ़ता है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी ट्रांसपायरेशन बढ़ता है, और विंड स्पीड बढ़ाने पर भी ट्रांसपायरेशन बढ़ता है। तो ये तीनों फैक्टर के बेसिस पर ट्रांसपायरेशन बढ़ता है, बजाय क्लोरोफिल कंटेंट में उसका डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता, इनडायरेक्ट रोल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेट ऑपरेट एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ। याद रखना दो तरीके के फोटो सिस्टम होते हैं, एक होता है PS2 और एक होता है PS1। PS2 से प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर से ETS, ETS से PS1, PS1 से प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर से NADPH और द NADP। इस तरीके से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉन साइक्लिक हुआ, इलेक्ट्रॉन जहां से चला वहां वापस नहीं आया। तो PS2 एंड PS1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर लाइट PS2 वाले से ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर 680 नैनोमीटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होता है, ये 680 नैनोमीटर से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और लाइट अगर 680 नैनोमीटर से ज़्यादा हो, जो लगभग 700 नैनोमीटर की हो, तो होता क्या है, केवल लाइट एब्जॉर्ब करता है PS1, और PS1 ही केवल इलेक्ट्रॉन निकालता है, और PS1 इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर तक डालता है। एंड नाउ द प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ETS में पहुंचते हैं और फिर से PS1 में पहुंचते हैं। PS1 टू PS1 चलने वाला ये होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तब होगा जब PS2 काम नहीं करेगा, और PS2 काम कब नहीं करेगा, जब लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से थोड़ी ज़्यादा होगी। तो मोर देन 680 नैनोमीटर वेवलेंथ, ये आंसर होगा सातवें क्वेश्चन का, सातवां का आंसर होगा थर्ड। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8वां आया, रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटो सिस्टम ऑफ द फोटोसिंथेसिस फॉर्म बाय। होता क्या बेटा कि हमारे पास टोटल कितने प्रकार के लीफ में कितने प्रकार के पिगमेंट होते हैं, ये जान लेना जरूरी है। पहली बात तो ये कि लीफ में होता है क्लोरोफिल A, ओके, इसके अलावा होता है क्लोरोफिल B, इसके अलावा होता है ज़ैंथोफिल, और इसके अलावा होता है कैरोटिनॉइड। अब ये के सारे पिगमेंट ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ये ग्रुप में रहते हैं। इनमें से क्लोरोफिल A का एक मॉलिक्यूल सेंटर में होता है, और बाकी सारे मॉलिक्यूल बेटा पेरीफेरी में होते हैं। जो पेरीफेरी में मॉलिक्यूल होते हैं इन्हें बोलते हैं एंटीना, और जो सेंटर में मॉलिक्यूल होता है इसे बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। और जो रिएक्शन सेंटर है ये क्लोरोफिल A के किसी पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल के द्वारा बनता है। वो इसी रिएक्शन सेंटर की क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रिएक्शन सिस्टम ऑफ द फोटोसिंथेसिस फॉर्म बाय, इट इज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल A, 8वां। और ये सिंगल मॉलिक्यूल कभी कभी होता है 680 नैनोमीटर का, और कभी कभी होता है 700 नैनोमीटर का। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को 680 नैनोमीटर वाला PS2 बनाता है और 700 वाला PS1 बनाता है। ठीक, इसके पहले हमने डिस्कस किया था। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8वां आया। अब आपको मालूम होना चाहिए बंडल सीथ सेल और मीजोफिल सेल, इस तरीके की दो प्रकार की सेल और उनका डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट ये C4 साइकिल या फिर क्रेंज एनाटॉमी में देखने को मिलता है। क्रेंज एनाटॉमी बेटा C4 प्लांट में पाई जाती है, और क्रेंज एनाटॉमी में दो तरीके की सेल है, यानी याद रखना है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, बीच में बेटा मिडरिप या फिर वेन, इनके बीच में स्पॉन्जी सेल्स। ये जो बेटा सेल्स पाई जा रही हैं इन्हें बोला गया है मीजोफिल सेल, और यहाँ वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल सीथ सेल। तो एक हो गई मीजोफिल सेल और एक हो गई बंडल सीथ सेल। तो मीजोफिल सेल और बंडल सीथ सेल दोनों में फोटोसिंथेसिस के स्टेप होते हैं। तो पूछ रहे बंडल सीथ सेल कैसे कैरेक्टराइज्ड होती है। तो पहला है सेवरल लेयर अराउंड द वेस्कुलर बंडल, सही है। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विद एंजाइम रूबिस्को, ये भी सही है।
थिक वॉल इम्परमियस टू गैसेस एक्सचेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ये भी सही है। यानी कि ये कई लेयर की सेल होती हैं जो बंडल वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ होती हैं, तभी इनका नाम बंडल शीथ सेल है। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनमें एंजाइम रुबिस्को होता है। रुबिस्को एंजाइम नीजोफिल सेल से हटाकर बेटा बंडल शीथ में रखा जाता है, और इनकी थिक वॉल होती है जो गैसेस एक्सचेंज के लिए इम्परवियस होती है, यानी गैसेस एक्सचेंज को नहीं होने देती है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। अगर 9वां क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो 10वें की तरफ पहुंचिए। प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मीन्स प्लांट रूट डेवलप इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरमेंट, स्ट्रीम्स नो कैन एक्सटेंड। ये कुछ ऑप्शन है, प्लांट रूट और एक्सटेंसिबल। देखिए होता क्या, व्हाट इज प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी में होता यह है कि एक ही स्ट्रक्चर दो तरीके से डेवलप होता है। लेट सपोज कई बार लीफ डेवलप हो रही है हेयर लाइक एक पौधे में, और उसी पौधे में द सेम प्लांट में लीफ बेटा ब्रॉड डेवलप हो रही। अच्छा, हेयर लाइक लीफ डेवलप हुई या फिर बेटा ब्रॉड लीफ डेवलप हुई, इसका कारण क्या है? क्योंकि बेटा हेयर लाइक लीफ डेवलप हुई है प्लांट के वाटर वाले एनवायरनमेंट में, यानी पौधे का जो पार्ट वाटर में प्रेजेंट है उसमें बेटा हेयर लाइक लीफ पैदा हुई, और वाटर के ऊपर बेटा ब्रॉड शेप्ड लीफ डेवलप हुई। तो एक ही प्लांट में एक ही कैरेक्टर डिफरेंट टाइप से ग्रो करता है, और ये डिफरेंट टाइप से ग्रो करना इट इज नोन एज प्लास्टिसिटी। और डिफरेंट टाइप से ग्रो करने का एक कारण ये भी है क्योंकि नीचे का एनवायरनमेंट अलग और ऊपर का एनवायरनमेंट अलग, तो प्लास्टिसिटी एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है, इसके अलावा फेज ऑफ लाइफ पर भी डिपेंड करती है। तो लिखा हुआ प्लांट डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, प्लांट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में डिपेंड करता है, ये बात सही है। क्वेश्चन 10 के बाद आया 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनियल प्लांट। बाइनियल पौधे वो होते हैं जो 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं या 2 सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इनमें शुगर बीट, कैरेट और कैबेजेस ऑल ऑफ दीज है। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, तो 11वें का आंसर आप चौथा लगा लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। 12वां क्वेश्चन आया। 12वें क्वेश्चन में आया एक्सुडेशन ऑफ द जाइलम इज ड्यू टू। सबसे पहले तो व्हाट इज एक्सुडेशन? मान लीजिए आपके पास एक प्लांट है और प्लांट को आपने कट कर दिया। अगर स्टेम को कट कर दिया तो कटे हुए पार्ट से कई बार बेटा यहाँ पर वाटर निकलने लगता है, इसे बोलते हैं ब्लीडिंग। हालांकि ब्लीडिंग में यहाँ पर ब्लड नहीं निकल रहा बल्कि वाटर निकल रहा। इसी तरीके से कई बार जाइलम की कोशिकाएं वाटर को बाहर फेंकने लगती हैं और बाहर निकालने लगती हैं, दैट इज नोन एज एक्स। एक्स मतलब बाहर, एक्सुडेशन। तो बोलते हैं पानी बाहर क्यों निकलने लगा? क्यों? क्योंकि बेटा पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा था रूट के द्वारा, और रूट ने एक प्रेशर लगाया था जिससे प्रेशर की वजह से पानी ऊपर पुश किया जा रहा था। इस प्रेशर का नाम रखा गया था रूट प्रेशर, और इस रूट प्रेशर की वजह से बेटा पानी की बूंदें वहां से बाहर निकलने लगी। तो इसका आंसर होगा रूट प्रेशर विल बी द आंसर। एक्सुडेशन ऑफ द जाइलम इज ड्यू टू रूट प्रेशर। 12वें क्वेश्चन के बाद आपके सामने 13वां क्वेश्चन आया। चूज द करेक्ट ऑप्शन। माइकोराइजा इज सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट सिस्टम विच हेल्प इन। अब बोलते हैं कि माइकोराइजा क्या होता है? पाइनस में मेनली पाया जाता है, और भी हायर प्लांट के रूट में पाया जा सकता है माइकोराइजा। और माइको शब्द ही बताता है कि फंगस है। यहाँ पर माइको का मतलब ही होता है फंगस और राइजा का मतलब होता है रूट। तो रूट में फंगस का क्या हेल्प हो रहा है? एक तो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, दूसरा मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन दोनों में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13वें का ए एंड बी ऑप्शन होगा। ट्रांसलोकेशन में हेल्प नहीं है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प नहीं है। एक बार और क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से मिनरल में हेल्प करता है, तो बेटा फॉस्फेट नाम के जो मिनरल होते हैं इनके एब्जॉर्प्शन में भैया बहुत मदद करता है माइकोराइजा। सो माइकोराइजा इज वेरी यूजफुल इन द फॉस्फेट मिनरल एब्जॉर्प्शन। 13वें के बाद आ गया 14वां, नेक्रोसिस। पौधों में डेथ ऑफ टिश्यू हो जाती है, जैसे कि पत्तियों में मान लो ब्लैक स्पॉट आ गया। अगर ये ब्लैक स्पॉट आ गया तो हम लोग बोलेंगे डेथ ऑफ टिश्यू, इसे बोलेंगे नेक्रोसिस। तो ये नेक्रोसिस किन आयन की कमी की वजह से हो जाती है? इसका एक फार्मूला है काकू का मग, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम। काकू का मग। अब देखिए ये 4 ऑप्शन को बदल बदल कर लिखा है। कैल्शियम मैग्नीशियम है, कॉपर पोटेशियम, कॉपर पोटेशियम है, मैग्नीशियम पोटेशियम, मैग्नीशियम पोटेशियम है, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस लगा दीजिए। काकू का मग नेक्रोसिस करता है।
आगे बढ़ जाइए, 14वें क्वेश्चन के बाद आया 15वां क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या बेटा, चीजें अपनी हायर कंसंट्रेशन से, याद रखना कोई भी सब्सटेंस जो फ्लूइड है, फ्लूइड अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है और स्पॉन्टेनियस मूव करता है। इसे किसी की तरह किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, अपनी चीजें अपने आप मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। परफ्यूम की बोतल ओपन करिए, महक आप तक पहुंचेगी, ये डिफ्यूजन है। तो बोलते हैं डिफ्यूजन में क्या होता है, इट इज अ पैसिव, बिल्कुल सही है, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, ये भी सही है। मॉलिक्यूल में मूव इन अ रैंडम फैशन, ठीक है, सही है। खुशबू ऐसा नहीं कि एक लीनियर फैशन में जाएगी, वो इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी। आपने स्मेल, आपने परफ्यूम खोला, बॉटल खोला, वो चारों तरफ फैल जाएगा। एंड डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस एंड इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द लिविंग सिस्टम। यस, डिफ्यूजन बेटा आपके लिविंग सिस्टम पे हमेशा डिपेंड करे ऐसा जरूरी नहीं। आप इस खुले कमरे में परफ्यूम की बोतल खोल दीजिए, परफ्यूम की बोतल खोलते ही बेटा महक आप तक पहुंचेगी, जबकि एक कमरा कोई लिविंग सिस्टम नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इसमें सारे ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। 15वें क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। 15वें के बाद आ गया 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल इज कॉल्ड है। सुनना, ये सेल वॉल रही, सेल वॉल के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही, ओके, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रहा। अब अगर पानी अंदर आने लगे तो नो डाउट पानी अंदर आने की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से एक प्रेशर लगेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन धक्का मारेगी वॉल को, दैट इज नोन एज वॉल प्रेशर, सॉरी दैट इज नोन एज टर्गर प्रेशर, इसे बोलते हैं टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर लगा रहा है धक्का वॉल को, वॉल पीछे जाने से बचने के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर मारेगी, दैट इज नोन एज वॉल प्रेशर। और इसी वॉल प्रेशर की वजह से यहाँ पर बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी वाटर की, एंड दैट वॉल प्रेशर विल क्रिएट द प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल, तो बोलेंगे प्रेशर पोटेंशियल क्यों पैदा हुआ, क्योंकि बेटा पानी अंदर आया था, इससे एक प्रेशर डेवलप हुआ था, उसी की वजह से प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हुआ। तो बोलते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। सही आंसर सही है 16वें का दूसरा। आगे बढ़ जाइए, 16वें के दूसरे के बाद आया 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में आया a meristematic cell after losing the capacity of division acquired again the phenomena is called as de-differentiation, redifferentiation। क्या लिखा हुआ देखो सुनो, एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, सिंपल मेरिस्टेमेटिक सेल है, एक कहानी है सिंपल से सुन लो, और मेरिस्टेमेटिक सेल से बन गई परमानेंट सेल। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट सेल बनना, इट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। लेकिन परमानेंट सेल से फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाना, इट इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन, उल्टा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बोलते हैं ये रहा प्रोसेस डिफरेंशिएशन का और ये रहा डी डिफरेंशिएशन का। तो पूछ रहे हैं अ मेरिस्टेमेटिक सेल आफ्टर लूजिंग द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एक्वायर्ड अगेन द फिनोमेना इज कॉल्ड एज। मेरे हिसाब से मेरिस्टेमेटिक सेल ने पहले लूज किया अपनी कैपेसिटी डिवाइड करने की, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन, और उसके बाद अगेन एक्वायर कर लिया डिवीजन की कैपेसिटी, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल बेटा डिवीजन की कैपेसिटी रखती है। तो पहले हुआ होगा डिफरेंशिएशन, फिर हुआ होगा डी डिफरेंशिएशन। आंसर इसका आएगा डी डिफरेंशिएशन। 17वें का क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वें के बाद 18वां क्वेश्चन आया, इस पे ध्यान दीजिए। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स C4 प्लांट एज कंपेयर टू C3 प्लांट लूज ओनली। याद रखना फोटोसिंथेसिस दो तरीके की साइकिल के द्वारा हो रही है। एक साइकिल को हम लोग बोलते हैं C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, और दूसरी है C4 साइकिल। बेटर साइकिल मानी जाती है C4 साइकिल। क्यों? क्योंकि C3 और C4 साइकिल दोनों ही इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ा, C6H12O6 बना और ऑक्सीजन निकली। तो देखिए इस प्रोसेस में CO2 यूज हो रही है और वाटर भी यूज हो रहा, और CO2 आगे चल के ग्लूकोज बन जा रही है। ग्लूकोज बनाना इट इज नोन एज फिक्सेशन।
तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाना इस फिक्सेशन। तो बोलते हैं C3 और C4 में बेटर कौन, तो बोलते हैं C4 बेटर है। क्यों? क्योंकि वो ऑलमोस्ट डबल कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज बना देती है विद द यूज ऑफ हाफ वाटर। जितना C3 पानी यूज कर रही है उससे आधा पानी यूज करता है C4 प्लांट, लगभग आधा। और जितना CO2 को ग्लूकोज C3 बना रही है उससे लगभग डबल बना देता है ग्लूकोज को। तो बोल रहे हैं कि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स एज C4 प्लांट कंपेयर टू C3 प्लांट लूज ओनली, क्या लॉस करते हैं? लॉस करते हैं हाफ अमाउंट ऑफ वाटर। याद रखना, वाटर यूज होना और वाटर लॉस होना दो अलग बात है। याद रखना, C4 प्लांट कैम साइकिल की तरह साइकिल करते हैं और ये ट्रांसपिरेशन भी कम करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ट्रांसपिरेशन जरूरी है, लेकिन इस ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस हो रहा है वो वाटर लॉस C4 प्लांट थोड़ा कम करते हैं C3 प्लांट के रेस्पेक्ट में, एंड दैट्स व्हाई C4 प्लांट इज बेटर प्लांट। तो अबाउट हाफ ऑफ द वाटर, 18वें का आंसर होगा अबाउट हाफ ऑफ द वाटर। आगे बढ़ जाइए, 19वां क्वेश्चन आया, इसे समझिए। मिनरल साल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स आर ट्रांसलोकेटेड बाय। मिनरल आपने देख लिया, सॉल्ट देख लिया, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, नॉट ऑल ऑर्गेनिक, और कुछ हार्मोन, ये जाइलम के द्वारा जाता है, क्योंकि जाइलम से जाते हैं वाटर एंड मिनरल। तो आंसर इसका वाटर एंड मिनरल ही होगा, चलिए जाइलम ही होगा। तो जाइलम आंसर सही है, 19वें का आंसर हो गया फर्स्ट। आगे बढ़ जाइए, 19वें के बाद आया 20वां क्वेश्चन, इसे देखिए, इसको ध्यान से देखिए और क्या क्या मैट कर सकते हैं। तो कोहेशन इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन आ जाए तो बेटा होगा कोहेशन। अडेशन का मतलब है, ओके, अडेशन, बी ऑप्शन इज अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द पोलर सरफेस, यानी डिफरेंट सरफेस, किसी दूसरी सरफेस के लिए आपका अट्रैक्शन हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरी सरफेस के लिए आ जाए तो अडेशन है। नाउ द टेंसाइल स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू रेजिस्ट द पुलिंग फोर्स। जब कभी ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है और पानी खींचा जा रहा है लीफ के द्वारा, तो इस लीफ के द्वारा पानी खींचा जा रहा है, पुल लग रहा है, इस पुल को बेटा के अगेंस्ट काम करना, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड कैपिलरी, द एबिलिटी टू राइज इन देयर ट्यूब। ओके, इट इज आंसर होगा, इसका आंसर है फर्स्ट। ध्यान सुनना, तो इधर आ गया भाई, 1 is 3, 2 is 4, C is 5 and D is 1। तो ये आंसर है थर्ड आंसर। थर्ड आंसर को सही कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन के लिए कोई भी ABCD नहीं दिया गया, तो आप घबराइएगा मत। आगे बढ़ जाइए, 20वें के बाद 21वें क्वेश्चन आ गया। होता क्या है, लोडिंग और अनलोडिंग, इनका मतलब समझिए। लेट सपोज ये प्लांट है और ये प्लांट की रूट है और ये लीफ है। लीफ ने की फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस करने के बाद बना रही है ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया सुक्रोज में। अब सुक्रोज को भरा गया फ्लोएम में। फ्लोएम में भरना, इट इज नोन एज लोडिंग। अब लोडिंग याद रखना एक्टिव है, और लोड करने के बाद जो ट्रांसलोकेशन हो रहा किसी भी सिंक तक, इट इज पैसिव। और उसके बाद वहां पर फ्लोएम टू फ्लोएम ही पहुंचा चीजें, फ्लोएम टू फ्लोएम, लेकिन फ्लोएम से वापस निकालनी पड़ेंगी, इट इज नोन एज अनलोडिंग। तो चाहे लोडिंग कर लो चाहे अनलोडिंग कर लो, दीज आर एक्टिव प्रोसेस। और एक्टिव प्रोसेस के साथ साथ इनका कुछ पोर्शन पैसिव भी होता है। तो याद रखना, आंसर होता है डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक बाय दीज सेल। लोडिंग एंड अनलोडिंग बोथ दे हैव सम डिफ्यूजन एंड ज्यादातर समय पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ये आंसर नहीं लगेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अलावा थोड़ा बहुत डिफ्यूजन भी होता है। तो 21 का तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाइए, 21 के बाद 22वां आया, द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द फूड टू एंड फ्रो फ्रॉम द सीव ट्यूब इज एक्टिव एंड एक्टिव। लोडिंग और अनलोडिंग एक्टिव और एक्टिव ही है। अब इसमें एक्टिव के साथ पैसिव नहीं है, एक्टिव के साथ पैसिव नहीं है, नहीं तो मैं लिखा देता एक्टिव पैसिव एंड एक्टिव पैसिव, यानी लोडिंग भी एक्टिव और अनलोडिंग भी एक्टिव। 22वां क्वेश्चन होने जाने के बाद 23वां आया,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ द सेल। बोल रहे सेल लंबाई में कैसे बढ़ जाती है? सेल लंबाई में तब बढ़ेगी जब सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, और साइटोप्लाज्म का अमाउंट तभी बढ़ेगा जब सेल के अंदर वाटर जाएगा। तो जितना ज़्यादा वाटर अंदर डालेंगे सेल की लंबाई उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो याद रखना आंसर 23 का आपकी बुक में दिया गया होगा, टर्गर प्रेशर, यानी कि जितना ज़्यादा पानी अंदर जाएगा टर्गर प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और टर्गर प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ेगा सेल उतनी ज़्यादा इनलार्ज होगी। 23वें का तीसरा आंसर हो गया। आगे बढ़ जाइए, 24वां आया बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ द सॉल्यूट टेक्स प्लेस इन फ्लोएम है। फ्लोएम में दोनों तरफ चीजें बढ़ती हैं, याद रखना खाना पहले लीफ से रूट की तरफ आता है, फिर जब पत्तियां झड़ जाती हैं, पतझड़ हो जाता है, तो रूट पर खाना स्टोर किया हुआ खाना वापस लीफ तक निकलता है। तो याद रखना खाने का मूवमेंट दोनों तरफ हो रहा, टू एंड फ्रो, इट इज नोन एज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। और बाई डायरेक्शनल मूवमेंट खाने का हो रहा है, फूड का हो रहा है, और फूड किसके थ्रू चलता है बेटा? फ्लोएम के थ्रू होता है। वहीं जाइलम होता तो क्या होता? पानी एक बार एब्जॉर्ब होता और ऊपर से लीफ के द्वारा ट्रांसपायर हो जाता, तो जो पानी एब्जॉर्ब हुआ वो वापस कभी नहीं लौटता। तो जाइलम के मूवमेंट जनरली यूनिडायरेक्शनल होते हैं, और फ्लोएम के मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल के साथ साथ बाई डायरेक्शनल, सॉरी यूनिडायरेक्शनल के अलावा बाई डायरेक्शनल होते हैं। तो बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन इज प्रेजेंट इन फ्लोएम। आंसर 24वें का थर्ड सही है। 24वें का थर्ड सही करने के बाद आया 25वां, नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, देखो ये तीनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में भी, नाइट्राइट के फॉर्म में भी, और अमोनियम आयन के फॉर्म में भी। तो याद रखना यहाँ पर ऑल होता तो बढ़िया ऑप्शन होता, हम लोग इसको NH4+ के रूप में भी बोल सकते थे, लेकिन चूंकि ये दोनों के लिए ऑप्शन है इसलिए मैं यही ऑप्शन लगा दे रहा हूँ। आगे बढ़ जाओ, 25वें के बाद 26वां क्वेश्चन आया, इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयन इनटू द फ्री स्पेस और द आउटर स्पेस ऑफ द सेल। देखिए अगर आपने सही से पढ़ा तो याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहता। रूट में एपिडर्मिस है, ये रही एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अलावा बेटा कॉर्टेक्स है। अब वह रूट हेयर से मिनरल चला, और मिनरल बेटा आउटर स्पेस में रहा। आउटर स्पेस में रहा इसका मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं घुसा। साइटोप्लाज्म के अंदर जाता तो कहलाता सिम्प्लास्ट, लेकिन अगर ये आउटर स्पेस में बना रहा, यहां बना रहा, तो इसे बोला जाएगा एपोप्लास्ट। तो आउटर स्पेस तक मिनरल का पहुंचना इट इज नोन एज एपोप्लास्ट, एंड एपोप्लास्ट एक पैसिव प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस नहीं होता। तो 26वें का आंसर आप सही लगा दीजिए, फोर्थ, एपोप्लास्ट इज अ पैसिव एंड इट इज अ फास्ट प्रोसेस। 26वें के बाद आया 27वां, द ग्रोथ रेट इन द इलोंगेशन एट द कांस्टेंट एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। सुनो 27 क्वेश्चन है। 27वें क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। दो तरीके की ग्रोथ होती है, एक होती है लीनियर ग्रोथ और एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर आप लीनियर ग्रोथ का डायग्राम देखेंगे तो वो लाइन में चलता है, और अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का डायग्राम देखेंगे तो वो एस शेप चलता है, इसमें लैग, लॉग और बेटा स्टेशनरी फेस आती है। तो इस तरीके की ग्रोथ में कांस्टेंट नहीं है, इस तरीके का ग्रोथ इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन लीनियर ग्रोथ इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इन्होंने बोला है कांस्टेंट रेट कैन बी प्रेजेंट इन लीनियर ग्रोथ, और लीनियर ग्रोथ का फार्मूला होता है LT = L0 + RT, ये फार्मूला होता है। और बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जाम्पल होता है ω/T = ω0 e⁻RT। तो याद रखना दोनों जगह पर ग्रोथ के फार्मूले अलग हैं, तो लीनियर वाला फार्मूला हम चूज करेंगे, LT = L0 + RT। आगे बढ़ जाइए, 28वां क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन ऑल टाइप ऑफ रेस्पायरेशन। भैया ऑल टाइप ऑफ रेस्पायरेशन का मतलब है दो तरीके के रेस्पायरेशन, एक एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। तो बोलते हैं एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस का बेटा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड हर हाल में बनता है, चाहे बेटा रेस्पायरेशन एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। सो 28वें का तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ जाइए, 28वें के बाद आया 29वां, और 29वें को ध्यान से देखो,
कि कौन सी साइकिल कहाँ पर चल रही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया बनाइए, आउटर मेम्ब्रेन एंड फिर इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ये आउटर मेम्ब्रेन रही, ये इनर मेम्ब्रेन रही, और ये रही मैट्रिक्स। ओके, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जहां प्रेजेंट है उसका नाम है सेल, और सेल में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। तो कौन सी रिएक्शन कहां हो रही वो ध्यान सुनिए। पहली बात तो क्रेब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में हो रही है, तो आप क्रेब साइकिल को मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लगा दीजिए। फोटो रेस्पायरेशन बेटा पेरोक्सिसोम में हो रहा, क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम वगैरह में हो रहा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाला एटीपी, ये बन रहा है ईटीएस में, और ईटीएस हमेशा इनर मेम्ब्रेन में होती है। तो बेटा स्टार्क पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, चलो ये रहा। और इसके बाद ग्लाइकोलिसिस, ये हमेशा साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। सो ए इज 4, आंसर 29 का आंसर जो आपके सामने आएगा वो इज 3rd, A is 4, B is 3, C is 1, D is 2। आगे बढ़ जाइए, 29 के बाद आया 30वां क्वेश्चन, मैच द एलिमेंट विथ इज एसोसिएटेड विद फंक्शनल रोल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग गिवन बिलो। तो बोलते हैं बोरॉन किस काम आता है, बोरॉन पॉलन जर्मिनेशन के काम आता है, इसे मिला दीजिए। बोलते हैं मैग्नीज किस काम में आता है, तो भाई वाटर स्प्लिटिंग के काम में आता है। क्लोराइड और मैग्नीज दोनों ही बेटा वाटर स्प्लिटिंग यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर में काम आता है। जिंक किस काम आता है सर, जिंक काम आता है ऑक्सीजन बनाने के लिए, इसे बना दीजिए। आयरन फेरिडॉक्सिन में प्रेजेंट होता है। सो इस तरीके से 30th का ऑप्शन जो आ जाएगा वो होगा बेटा फर्स्ट, A is 3, B is 1, C is 2, D is 4। आगे बढ़ जाइए, 31वां क्वेश्चन है इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या क्या बातें सही हैं, देखें। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, प्लांट रिलीज साइटोकाइनिन एज वेल एज ऑक्सीजन। अरे क्वेश्चन नंबर 31 में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन का साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन से कोई लेना नहीं, हटा दो। एटीपी आर प्रोवाइडेड बाय बैक्टीरिया सेल, नहीं ये भी गलत है। एटीपी प्रोवाइडेड बाय द प्लांट सेल। नाइट्रोजनेज एंजाइम में ऑपरेट अंडर एरोबिक कंडीशन, नहीं नाइट्रोजनेज एरोबिक कंडीशन पे कभी भी काम नहीं कर सकता, तो ये भी गलत है। लेग हीमोग्लोबिन मेंटेन एनारोबिक कंडीशन, यही सही है। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन का पिगमेंट है, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन का पिगमेंट है, और ये पिगमेंट लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है जो ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग करता है, यानी ऑक्सीजन को पकड़ लेता है ताकि ऑक्सीजन नाइट्रोजनेज एंजाइम तक ना पहुंच पाए। तो पूछ रहे हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, दैट इज 4th वन। 31वें का चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाइए, 32वां आ गया, जरा 32वें को देखिए। आइडेंटिफाई विच ऑफ द प्लांट हार्मोन इन द गिवन फंक्शन बिलोंग, इनिशिएट फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल। इथाइलिन भी करता है, ऑक्सीन भी करता है, चलो। इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, ये तो इथाइलिन ही करता है भाई। रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर प्रमोशन, ये भी इथाइलिन करता है। तो इनमें भैया इथाइलिन 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 ऑप्शन जिसमें भी हो वही सही है। यानी पहला और पहले में तो इवन ऑक्सीजन चल सकता है, लेकिन बाकी सब में इथाइलिन। सो आई थिंक द फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, C2H4 इज इथाइलिन। और इसी तरीके से फर्स्ट ऑप्शन 32 का एकदम सही आंसर माना जाएगा। इथाइलिन का केमिकल फार्मूला वहां दिया गया और कोई बात नहीं है। आगे बढ़ जाइए, 32 के बाद टाइम बताओ बेटा कितना होता है, 11। 32 के बाद बेटा आपके पास आंसर आता है 33 का, प्लांट इन विच देयर इज अ नो कोरिलेशन बिटवीन द एक्सपोजर टू लाइट, ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। बोलते हैं 3 तरीके के प्लांट है बेटा। एक का नाम है लॉन्ग डे प्लांट, इन्हें अपने क्रिटिकल टाइम पीरियड से ज़्यादा लाइट चाहिए। एक है शॉर्ट डे प्लांट, इन्हें क्रिटिकल टाइम पीरियड से कम लाइट चाहिए। और तीसरे तरीके के हैं डे न्यूट्रल प्लांट, ये ऐसे प्लांट है जिन्हें लाइट तो चाहिए लेकिन लाइट ड्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं, देयर इज अ नो लेना देना विद द लाइट ड्यूरेशन।
तो बोलते हैं प्लांट इन विच देयर इज अ नो कोरिलेशन बिटवीन द एक्सपोजर टू लाइट एंड ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, दे आर नोन एज डे न्यूट्रल प्लांट, DNP। आगे बढ़ जाइए, 33वें के बाद आया फास्फोरस इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ही नहीं है इसमें मेरे पास, आपके पास ऑप्शन है इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ HPO4 माइनस माइनस है, दूसरा है H3PO4 और तीसरे ऑप्शन में H2PO4 1 माइनस। तो वो इस फॉर्म में भी अब्जॉर्ब होता है, इस फॉर्म में भी अब्जॉर्ब होता है। ऑप्शन होगा 1 और 3, तो 34वें का आंसर होगा 1 और 3। आगे बढ़ जाइए, 34वें के बाद 35वां आया, मिनरल अवेलेबल टू प्लांट इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम। बोलते हैं मिनरल कहाँ से आते हैं, तो हम सबको मालूम है मिनरल जो सॉइल में प्रेजेंट है, ये सॉइल में आते हैं बाई पेरेंट रॉक। ये रही पेरेंट रॉक, जो जमीन के नीचे रॉक्स प्रेजेंट है इन्हें बोलते हैं पेरेंट रॉक। और इन पेरेंट रॉक में होती है वेदरिंग। वेदरिंग मतलब टूटना फूटना होता है, और इस वेदरिंग की वजह से बेटा मिनरल डिपॉजिट हो जाते हैं अपर लेयर ऑफ द सॉइल। तो इट इज अ वेदरिंग ऑफ द रॉक। आंसर 35 का होगा थर्ड। आगे बढ़ जाइए, 35 के बाद आएगा 36। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स फाउंड इन द प्लांट। याद रखना 2 अमीनो एसिड के नाम, एक का नाम था एस्पार्टिक एसिड, ओके, और दूसरा था ग्लूटामिक एसिड। अब एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड अपनी एमाइड बनाते हैं। एस्पार्टिक एसिड से बनता है एस्पराजीन और ग्लूटामिक एसिड से बनता है ग्लूटामीन। तो याद रखना ये दोनों के दोनों अमाइड एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से बनते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो एस्पराजीन एंड ग्लूटामीन विल द आंसर। 36 का आंसर होगा 2। आगे बढ़ जाइए, 36 के बाद आया 37। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। एजेटोबैक्टर एंड बीजरिंकिया आर एरोबिक एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये दोनों सही है। एजेटोबैक्टर एंड बीजरिंकिया इज एरोबिक फ्री लिविंग, ओके। रोडोस्पाइरलम बैसिलस पॉलीमिक्स आर एनारोबिक, ठीक है, ये भी सही है। राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम, नहीं, क्योंकि राइजोबियम तो लेग्यूम में होता है, फ्रैंकिया होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। और इसका एग्जाम्पल है एल्नस। एल्नस नाम का पौधा जो नॉन लेग्यूमिनस है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। तो पूछा गया है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो थर्ड विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तीसरा जो ऑप्शन होगा वही इनकरेक्ट होगा, तो 37 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे आ जाइए 38। एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में पोटेशियम का बड़ा रोल है, और एक पोटेशियम मैलेट नाम का सब्सटेंस बनता है, और इस थ्योरी को पोटेशियम मैलेट थ्योरी भी बोलते हैं। तो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने के लिए पोटेशियम का बड़ा बढ़िया रोल है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आया फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशन। आइए रिलेशन मेंटेन करते हैं, इनमें से कौन किसके साथ है। मैग्नीशियम क्या क्या कर रहा है, ये RuBP को भी बेटा एक्टिवेट कर रहा है और PEP कार्बोक्सिलेज को भी एक्टिवेट कर रहा है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, इट इज RuBP और इट इज PEP कार्बोक्सिलेज। जिंक जो है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए है और मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज के लिए। तो 39 का मेरे हिसाब से तो सही आंसर फर्स्ट ही होगा। A is 1 and 2, 1 and 2, B is 3 and C is 4। तो फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाइए, 39 के बाद आया 40। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स एक्सक्लूसिव थ्री इंटरसेलुलर स्पेस एंड सेल वॉल थ्रू। याद रखना जब भी चीजें सेल वॉल टू सेल वॉल चलने लगे या फिर इंटरसेलुलर स्पेस से चलने लगे, लाइक दिस, ऐसे मूव करने लगे, इसका मतलब वो साइटोप्लाज्म से होकर नहीं जा रही हैं, तो ये मूवमेंट एपोप्लास कहलाते हैं और ये फास्ट होते हैं। अगर चीज़ें बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर इंट्रोड्यूस होकर साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म चलें तो इस तरीके के मूवमेंट को सिम्प्लास्ट बोलते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर आकर एक्सक्लूसिवली थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस लाइक दिस, इस तरीके से जाना है, इट इज नोन एज एपोप्लास पाथवे। और एपोप्लास पाथवे जो होता है वो नॉन लिविंग चीज़ों से होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर गए तो लिविंग हुए, अगर सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू गए तो नॉन लिविंग हुए। तो आंसर ए एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। ए और डी बिल्कुल सही आंसर होगा 40वें का।
तो 40वें का सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 40वें के बाद आया 41वां, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज ऑन। याद रखना जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी का मतलब है मॉइस्चर होना, अगर इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो पानी की रिक्वायरमेंट कम है, और पानी की रिक्वायरमेंट कम है तो पत्तियां पानी कम निकालेंगी, और पत्तियां पानी कम निकालेंगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। 41 इज 3। तो ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RH, RH इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, आगे बढ़ जाइए। 41वें के बाद 42वां क्वेश्चन आया, मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, प्लीज इसका आंसर लर्न कर लीजिए। 42 का आंसर बेटा होगा बोरॉन। बोरॉन सही आंसर होगा, इसे आप लर्न करके आगे बढ़ जाइए। 42 के बाद 43 आएगा, द एलिमेंट लाइक डिले फ्लावरिंग इन दियर कंसंट्रेशन इन प्लांट इज लो। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो फ्लावरिंग को डिले करते हैं? इसका फार्मूला है मोशन। मोशन मतलब मॉलिब्डेनम, सल्फर एंड नाइट्रोजन, दिस इज द आंसर, NS मॉलिब्डेनम। तो यानी 43 का होगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल? बताइए स्ट्रक्चर किससे बनते हैं? स्ट्रक्चर बनते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या है बेटा? इनमें प्रेजेंट है पॉलीसैकेराइड्स, जैसे कि सेल वॉल में प्रेजेंट है सेलुलोज, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है प्रोटीन एटसेट्रा। तो बोलते हैं इस तरीके के बायोमॉलिक्यूल को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कॉन्स, इसमें सल्फर भी ऐड कर सकते थे। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 44 का ऑप्शन होगा पहला। आगे बढ़िए। 44 के बाद आया 45, सल्फर इज प्रेजेंट इन सेवरल कोएंजाइम, फेरिडॉक्सिन, सेवरल विटामिन्स, ऑल ऑफ द अबव। सही ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ जाइए। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही करने के बाद इस क्वेश्चन को आगे बढ़ जाइए। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच? सॉर्गम। सॉर्गम एक C4 प्लांट है, और जो C4 प्लांट होते हैं उनमें क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, ये तो सही है। PEP कार्बोक्सिलेज, बेटा PEP कार्बोक्सिलेज मीजोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है ऑफ C4 प्लांट। फोटो रेस्पायरेशन C3 प्लांट में होता है। फोटो सिस्टम सेकेंड में बेटा P680 होता है, ना कि P700, इसलिए ये रॉन्ग है, यही ऑप्शन सही होगा। 46 का फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ जाइए। 47 आया, ऑक्सीजन गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज फॉर्म ड्यूरिंग। कैसे बनती है और क्या होती है? इट इज नोन एज ओके। 47 का आंसर हमारे हिसाब से होगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप पूछेंगे सर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों? क्योंकि एक बार आपको देखना पड़ेगा, PS2 से स्टार्ट होता है, सनलाइट पड़ने के बाद प्राइमरी एक्सेप्टर तक इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर के इलेक्ट्रॉन ETS में पहुंचते हैं, ETS से PS1 में पहुंचते हैं, PS1 से फिर प्राइमरी एक्सेप्टर में पहुंचते हैं, और फिर NADP में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया वापस नहीं आया। इस तरीके से PS2 में इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगती है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर टूटता है। वाटर टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन निकल जाती है, हाइड्रोजन बेटा एक इलेक्ट्रॉन देता है, और प्रोटॉन के रूप में यहाँ पर बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने लगते हैं। तो ऑक्सीजन निकलने का कारण ही है PS2 एंड PS1 होना, और PS2 PS1 होना, इट इज नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद आया ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड। ये FW विंड ने ऑक्सीजन को बेटा आइसोलेट किया था, और याद रखना उन्होंने कैनरी ग्रास से नहीं किया था, सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी। FW विंड ने जो बेटा किया था वो ओट सीडलिंग से किया था। FW विंड ने ही किया था, पर ओट सीडलिंग से किया था, आपको ये याद रखना है, इट इज फ्रॉम द ओट सीडलिंग। तो फोर्थ ऑप्शन होगा। कैनरी ग्रास पे काम किया था चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने, लेकिन उन लोगों ने ऑक्सीजन को आइसोलेट नहीं कर पाया था। ऑक्सीजन का आइसोलेशन निकालना FW विंड के द्वारा है, ओट सीडलिंग। आगे चलिए। 49 आया, मैलिक एसिड इज फॉर्म इन C4 प्लांट इन द सेल ऑफ।
दो प्रकार की सेल्स हैं, एक है मीजोफिल, दूसरी है बंडल शीथ। तो याद रखना, पहली सेल है मीजोफिल और दूसरी सेल है बंडल शीथ। तो मैलिक एसिड बनता बेटा मेसोफिल में और ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ सेल में। तो उन्होंने पूछा फॉर्म्ड इन, तो फॉर्म का तो आंसर 49 का मेसोफिल ही होगा, 49 का फोर्थ ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाइए। इसके बाद है रिडक्शन स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल इन्वॉल्व। तो देखिए ये स्टेप आपको मालूम होना चाहिए तभी आएगा क्वेश्चन। होता क्या है, केल्विन साइकिल ये रही C3 साइकिल, और C3 साइकिल में एक छह कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही हैं, 1 मोल ग्लूकोज बन रहा है, 1 मोल ग्लूकोज बन रहा है। ओके, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 6 टर्न लिए जा रहे हैं, और इन 6 टर्न में 3 स्टेप है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप है रिडक्शन, और तीसरा स्टेप है रीजनरेशन। अब आपको क्या लर्न करना है, रिडक्शन में 12 एटीपी यूज हो रही हैं और 12 NADPH यूज हो रहा है, और रीजनरेशन में खाली 6 एटीपी यूज हो रही है। कार्बोक्सिलेशन में एटीपी और NADPH यूज नहीं हो रहे। तो अब क्वेश्चन बना कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके रिडक्शन करने के लिए 12 एटीपी और 12 NADPH जरूरत है। 6 के लिए 12 तो 1 के लिए, अतः 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स, 6 के लिए 12 तो 1 के लिए, 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 2 एटीपी और 2 NADPH चाहिए एट द टाइम ऑफ रिडक्शन, और 1 एटीपी चाहिए एट द टाइम ऑफ रीजनरेशन। तो मैं पूछूंगा 1 एटीपी और चाहिए, लेकिन वो एट द टाइम ऑफ रीजनरेशन है। अब इन्होंने क्वेश्चन रीजनरेशन का पूछा ही नहीं है, केवल रिडक्शन का पूछा है। तो अगर रिडक्शन का पूछा है तो यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल, यही आंसर बेस्ट आंसर है। बाकी सारे आंसर गलत हैं। तो 50 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाइए। 50 के बाद आया 51। इन C3 साइकिल CO2 फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन 3 मेन स्टेप। वही 3 स्टेप, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। 51 का पहला ऑप्शन, अभी अभी मैंने साइकिल बनाई थी, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। 51 के बाद आया 52, इसे भी ध्यान से देख लीजिए। ओके, आई एम सॉरी, आपको क्वेश्चन शायद दिखा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर C4 प्लांट? दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी। C4 प्लांट ऐसे प्लांट हैं जो हाई लाइट पे काम कर लेते हैं। दे लैक प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, ये भी सही है। दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, यानी C4 प्लांट इज बेटर देन C3 प्लांट कई मामले में। एक तो वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस का बायोमास पैदा करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके बायोमास पैदा करते हैं। दूसरा, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, और तीसरा ये हाई लाइट इंटेंसिटी में काम करते हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 52 का ऑल ऑफ द अबव करने के बाद अक्सर क्वेश्चन आया, हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड H2S इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे विल फॉर्म C6H12O6, साथ में निकलती है सल्फर। ये है बेटा एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन का सोर्स H2S है, तो आंसर H2S लगाना पड़ेगा, क्योंकि पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो H2S यूज करते हैं। 53 के बाद आता है हमारे पास 54, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या था, हमने आधी पत्ती को KOH सोल्यूशन में डाल दिया था, KOH सोल्यूशन में, और फिर CO2 डाली थी, और CO2 बेटा लीफ में पहुंच ही नहीं पाई थी, क्योंकि KOH ने CO2 को यूज कर दिया था। तो जो पत्ती KOH सोल्यूशन के अंदर भरी थी वहां पर नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई थी। तो हमने कहा था आधी पत्ती में फोटोसिंथेसिस हुई, आधी में नहीं हुई, क्योंकि आधी को CO2 मिली और आधी को नहीं मिली। जो KOH सोल्यूशन के अंदर है उसे CO2 नहीं मिली। तो ये प्रूव करता है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सेकेंड ऑप्शन विल द करेक्ट ऑप्शन। 54 का सेकेंड ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाइए। 54 के बाद आता है 55, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन आर ADP एंड NADP
वाई एडीपी एंड एनएडीपी? क्योंकि एडीपी से बनना है एटीपी और एनएडीपी से बनना है एनएडीपीएच। तो बता रहा हूं एडीपी भी रॉ मटेरियल है और एनएडीपीएच भी। बोलते सर वाटर किस लिए? क्योंकि वाटर से निकलनी है ऑक्सीजन। तो ये तीनों रॉ मटेरियल है लाइट रिएक्शन के लिए। तो आंसर नंबर सेकंड विल बी, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। 55 का सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए। 55 के बाद आया 56। 56 क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन भी बोलते हैं इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। ये इस बात को बताता है कि देयर आर टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, यानी इमर्सन के इफेक्ट ये शो करते हैं। इमर्सन के इफेक्ट क्या है, इनकी डिटेल मेरे वीडियोस में है, वहाँ पर जाकर के आप देख लीजिए, यहाँ बताना संभव नहीं है। लेकिन इमर्सन के इनहेंसमेंट बताते हैं कि देयर आर टू फोटो सिस्टम, वन इज PS1 और दूसरा है PS2 और दूसरा है PS1। नो डाउट रिएक्शन PS2 से चालू होती है, लेकिन PS1 भी उसमें इन्वॉल्व होता है और दोनों के दोनों फोटो सिस्टम साइमल्टेनियसली काम करते हैं। ये इमर्सन के इनहेंसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप से पता चलता है। तो 56 का आंसर हो गया फोर्थ। 57वां आया, बोलते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन में बोला गया 2 कार्बन कंपाउंड इज एस्पार्टिक एसिड, 3 कार्बन इज PGA सही है, 5 कार्बन इज RBP सही है, 4 कार्बन कंपाउंड इज मैलिक एसिड सही है। ये एस्पार्टिक एसिड सही नहीं है, क्योंकि एस्पार्टिक एसिड बेटा 4 कार्बन है आई थिंक, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। तो ये गलत है, यही आपका ऑप्शन होगा। 57 अलग बढ़ाइए। 58 आया। 58 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो बाय यूजिंग द प्रिज्म TW एंगलमैन स्प्लिट लाइट इनटू द स्पेक्ट्रा कंपोनेंट एंड देन एल्यूमिनेट अ ग्रीन एल्गी। कौन सा ग्रीन एल्गी लिया था इन्होंने? क्लैडोफोरा लिया था। इन्होंने क्लैडोफोरा लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, और क्लैडोफोरा कहीं ऑप्शन में है नहीं। तो अब देख लो, बी वाले में एरोबिक कंडीशन आएगी, एरोबिक बैक्टीरिया लिए थे, सही बात है, उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया लिए थे। और सी वाले में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ था कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो फोटोसिंथेसिस करके क्लैडोफोरा एरोबिक कंडीशन वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाते थे और वहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता था। तो फोर्थ ऑप्शन 58 का सही होगा। आगे बढ़ जाइए। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। याद रखना NADH नहीं बनता। NADH तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं और लाइट रिएक्शन जो होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होती हैं, तो ये नहीं बनता, इसलिए यही ऑप्शन होगा। बाकी ATP बनते हैं, NADPH बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। 59 के बाद आया 60। द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक्सप्लेन बाय, ये तो सिंपल रिएक्शन है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस डिटेल में फोटोसिंथेसिस में मैंने पढ़ाई है, वीडियो जाकर देखिए। 60 का थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों में ATP के प्रोडक्शन के बारे में बात करती है। तो 60 का हो गया थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। 60 के बाद आया 61। 61 इज फोटोसिंथेसिस लाइट इंडिपेंडेंस रिएक्शन टेक प्लेस। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब है बेटा, वैसे तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं है, गलत ऑप्शन है ये। या फिर आप लोग बोल सकते हैं डार्क रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें डायरेक्ट लाइट का जरूरत नहीं है। वो कहाँ पर होता है? तो वो स्ट्रोमा में होता है। 61 का थर्ड ऑप्शन देख लीजिए। आगे बढ़ जाइए। 62 आया। 62 को ध्यान से देखिए। NADPH डिहाइड, अगर आपको याद हो मैंने आपको पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाए थे। कहानी NADH से यूबिक्विनोन तक जाती है। NADH से यूबिक्विनोन तक है कॉम्प्लेक्स 1 फर्स्ट। FADH से यूबिक्विनोन तक जाना कॉम्प्लेक्स 2। इसके बाद B और C1 ये साइटोक्रोम है, ये कॉम्प्लेक्स 3 बनाते हैं। फिर आता है C और फिर आता है A और A3, और A और A3 कॉम्प्लेक्स 4 बनाते हैं, जिसमें से C वाला किसी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं होता। और इसके अलावा एक ATP सिंथेटेज नाम का एंजाइम होता है, और ये ATP सिंथेटेज नाम का एंजाइम कॉम्प्लेक्स 5 बनाता है। तो NADH से यूबिक्विनोन तक कॉम्प्लेक्स 1, FADH से यूबिक्विनोन तक कॉम्प्लेक्स 2, BC1 कॉम्प्लेक्स 3, AA3 कॉम्प्लेक्स 4, ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5। तो NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स 1, साइटोक्रोम BC1
it is complex 3. Complex 3, it is complex 3. Cytochrome C oxidase. Cytochrome C ऑक्सीडेज एटीपी सिंथेसिस होगी, एटीपी सिंथेटेज होगा, वो साइटो कॉम्प्लेक्स 5 बनाएगा। और इसके अलावा सी ऑक्सीडेज के पास कॉम्प्लेक्स 4 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दिया ए एंड A3 आर नोन एज सी ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो यही ऑप्शन होगा। 62 का आंसर आप लोग लगा लीजिए, सेकेंड ऑप्शन, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। आगे बढ़िए, आपके सामने यहाँ पर जो बेटा साइन दिया गया है ये है यूनिपोर्ट का, ये है एंटीपोर्ट का और ये है सिम्पोर्ट का। तो पहला है यूनिपोर्ट, दूसरा है एंटीपोर्ट, तीसरा है सिम्पोर्ट, फोर्थ ऑप्शन 63 का फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाइए। 64 आया, विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है, फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, 1,3 ग्लिसरिक एसिड बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। इसके बाद 2 फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड बनता है और फिर पायरुविक एसिड बनता है। तो ये है ग्लाइकोलिसिस की सीक्वेंस। तो पॉस आपके सामने पूछा गया कि क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये रहा, फ्रक्टोज इन्होंने खा लिया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट खा लिया, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, तो इन्होंने कहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना, ठीक है। फिर बोला क्या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ये दोनों स्टेप खा लिए। और फिर बोले फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बना, ये रहा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड और फिर पायरुविक एसिड। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और मैंने सीक्वेंस पूरा लिख दिया और ग्लाइकोलिसिस आप देख ले। 64 के बाद आया 65, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट एंड देयर RQ। RQ क्या होता है बेटा? RQ एक रेशियो है जिसमें CO2/O2 देखते हैं, कितनी ऑक्सीजन निकली, कितनी ऑक्सीजन यूज हुई, कितनी CO2 निकली। कार्बोहाइड्रेट में 1 होती है, फैट में 0.7 होती है और प्रोटीन में 0.9 होती है। ये आप लर्न कर लीजिए। 65 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 65 के बाद आया 66, बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस में जाने वाले 2 सबसे ज़्यादा एंट्री करने वाले सब्सटेंस कौन है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। 66 का सेकेंड ऑप्शन सही है। इसके बाद आया 67, ग्लाइकोलिसिस अ पार्ट ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शन। मैंने पहले ही पढ़ाया, ग्लाइकोलिसिस एरोबिक में भी है और एनारोबिक में भी है और पायरुविक एसिड बनाता है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनका, 67 का बेटा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए 68, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस। पहला डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है? ये आपको क्रेब साइकिल देखनी है। तो याद रखना, एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है। याद रखना, एसिटाइल कोएंजाइम A के बाद बनता है सिट्रिक एसिड, फिर बनता है सिस एक्वोटेनिक एसिड, फिर बनता है आइसोसिट्रिक एसिड, फिर बनता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है। इसका मतलब है यहां तक सारे कार्बन पर है कितने कार्बन के कंपाउंड? 6, और अल्फा कीटो कंपाउंड 5 कार्बन का होता है। 5 कार्बन का क्यों हुआ? क्योंकि एक कार्बन CO2 के रूप में निकल गई। तो बोलते हैं कब होगा ऐसा? जब बेटा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा। तो 68 का सॉरी ओ माय गुडनेस, इन्होंने क्रेब साइकिल बोला ही नहीं है। आई एम वेरी मच सॉरी, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। देखिए क्वेश्चन में गलतियां ऐसे ही होती हैं। आइए दोबारा इन क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। थैंक यू वेरी मच। इन पूरे प्रोसेस में कहीं डीकार्बोक्सिलेशन नहीं है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है और एसिटाइल कोएंजाइम से होती है क्रेब साइकिल।
सो अगर क्रेब साइकिल में डिकार्बोक्सिलेशन पूछा जाता तो आंसर फर्स्ट होता, पर इन्होंने क्रेब साइकिल शब्द यूज नहीं किया। उन्होंने बोला ओवरऑल इन पूरी रिएक्शन में पहला डिकार्बोक्सिलेशन कहां होता है। याद रखना, ये 6 कार्बन का प्रोडक्ट है, ये 3 कार्बन का प्रोडक्ट है और ये 2 कार्बन का प्रोडक्ट है। 3 कार्बन से 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनने पर एक CO2 निकल जाती है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनना, इट इज नोन एज लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन पहली रिएक्शन है जहां डिकार्बोक्सिलेशन होता है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनने पर पहला डिकार्बोक्सिलेशन होता है। तो 68 का सही ऑप्शन होगा थर्ड। आगे बढ़ जाइए, 69 आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ATP प्रोड्यूसिंग स्टेप। ATP कहां पर बनता है, फिर से मुझे लिखना पड़ेगा, एक बार फिर से लिख रहा हूं, आप लोग देखते जाइए, पूरी ग्लाइकोलिसिस देखते जाइए। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 phosphoglyceric acid, phosphoenol pyruvic acid and then pyruvic acid। तो जहां पर भी फॉस्फेट कम होता दिखे, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी एक फॉस्फेट कम हुआ, यहां पर ATP बनी, और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बना, यहां पर एक ATP बनी। चूंकि रिएक्शन इस पॉइंट के बाद डबल 2 बार हो रही है तो 2 ATP यहां और 2 ATP यहां, ये ATP बन रही है। तो टोटल ATP कितनी बन रही है, 4। तो पहला कहां बन रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग ATP प्रोड्यूसिंग स्टेप, फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट नहीं बन रही है, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं बन रही, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड, सही है। ये वो स्टेप है जहां पर ATP बन रही है। तो 69 का आंसर होगा थर्ड। टोटल ATP बन रही है 4, ये भी याद रखिएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन हो सकता है यही हो। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इट इज 4। अभी अभी मैंने आपके सामने रखा था, 70 का आंसर हो गया 4, 70 का आंसर 4 हो गया। आगे बढ़ जाइए, इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन हाउ मच एनर्जी इज रिलीज, more than 7% of energy in glucose is released, more than 7% energy ग्लूकोज की रिलीज नहीं होती, इट इज लेस देन, तो ये तो गलत है, लेस देन 7% ऑफ ग्लूकोज एनर्जी, ये सही है। तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है 71, क्योंकि फर्मेंटेशन जब भी होगा तो ओवरऑल ग्लाइकोलिस, ओवरऑल ATP, यानी ओवरऑल अगर ATP बनती तो 38 बनती, और बेटा फर्मेंटेशन में केवल 2 ATP का गेन होता है, तो 2 ATP बाई 38 गुणे 100 जब निकालोगे तो ये लगभग 7% से के आसपास आएगा या 7% से कम आएगा। तो 7% से कम एनर्जी यूज हो रही। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम leaving 3 molecule of CO2 takes place in कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। ओके, तो बोल रहे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन चुका है, ये तो ग्लाइकोलिसिस हो चुकी है। अब ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुविक एसिड बना है वो कहाँ गया, वो गया माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पायरुविक एसिड में 2 रिएक्शन हुई, एक लिंक रिएक्शन और दूसरा क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन दोनों माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स इसका आंसर होगा, सही आंसर 72 का आंसर होगा 3। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड GTP सिंथेसाइज। ओके, 72 के बाद आया 73। अब एक बार क्रेब्स साइकिल भी देख लीजिए। ओके, एसिटाइल कोएंजाइम में इसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जुड़ता है, सिट्रिक एसिड बनता है, सिस एकोटेनिक एसिड बनता है, फिर आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, फिर ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बनता है, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, फिर सक्सिनिल कोएंजाइम बनता है, फिर सक्सिनिक एसिड बनता है, फिर फ्यूमेरिक एसिड बनता है,
फिर मैलिक एसिड बनता है, फिर ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनता है। तो बोलते हैं सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनने पर क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर जीटीपी प्रोड्यूस होती है। तो बोलते हैं क्या सिंथेसाइज होगा जब सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनेगा, इट इज नोन एज जीटीपी सिंथेसिस। आगे बढ़ जाइए, 73 के बाद आता है साइटोक्रोम इज फाउंड बिटवीन इन ईटीएस। साइटोक्रोम सी कहाँ पर पाया जाता है? साइटोक्रोम सी होता है बेटा बी, C1, C, A और A3, ये होते हैं साइटोक्रोम के सीक्वेंस, जिसमें B, C1 है कॉम्प्लेक्स 3rd और A और A3 है कॉम्प्लेक्स 4। तो कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में एक मोबाइल साइटोक्रोम पाया जाता है, दैट इज नोन एज साइटोक्रोम 3। तो 3 एंड 4 विल बी द आंसर। 74 का आंसर होगा 3rd ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए, इसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द फर्मेंटेशन। 7% कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल 7% नहीं होती, जबकि 13% होती है जो पॉइजनस होती है। 13% एनर्जी नहीं होती, 7% एनर्जी होती है जो ब्रेक डाउन ऑफ फर्मेंटेशन में होता है, ये भी गलत है। एनएडीएस ऑक्सीडाइज विगरसली नहीं होता, ये स्लोली होता है, तो ये भी गलत है। वेरी कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म, ये भी गलत है, क्योंकि ये बेटा लोअर ऑर्गेनिज्म में या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसा किया जाता है फर्मेंटेशन। तो पूछते हैं हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द फर्मेंटेशन। ऑल ऑफ देम आर इनकरेक्ट, चारों के चारों इनकरेक्ट है। 73 का आ गया 4, सॉरी 75 का आ गया 4। आगे बढ़ जाइए, 75 के बाद आता है 76। इस क्वेश्चन को देखिए, विच इज करेक्ट फॉर फर्मेंटेशन। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेल प्ले, ठीक है। नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, ठीक है। एनएडीएस ऑक्सीडाइज स्लोली, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ दीज, ये सब कुछ सही है फर्मेंटेशन के लिए। तो 76 भी सही हो गया। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ग्लाइकोलिसिस। इट प्रोड्यूसेस एटीपी, इट यूजेस एटीपी, इट प्रोड्यूसेस CO2, इट प्रोड्यूसेस H2O2। 77 में बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। वाटर भले प्रोड्यूस करे लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो 77 का आंसर होगा 3rd। 77 के बाद आया 78। इन माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट इन। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, इट इज इनर मेम्ब्रेन। 78 का सही आंसर है इनर मेम्ब्रेन। आगे बढ़ जाइए, इफ O2 इज नॉट प्रेजेंट ईस्ट सेल ब्रेक डाउन ग्लूकोज 2। अगर O2 नहीं प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, तो ईस्ट सेल फर्मेंटेशन करेगा और फर्मेंटेशन करने का प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा अल्कोहल और CO2, यानी इथेनॉल और CO2। दैट इज 4th ऑप्शन। 79 का 4th ऑप्शन हो जाएगा। 79 के बाद आएगा 80। ग्रोथ कैन बी मेजर। ग्रोथ को डायरेक्ट नापना बड़ा मुश्किल है, और ग्रोथ को इनडायरेक्ट नाप सकते हो उसके नंबर ऑफ सेल को काउंट करके, साइज ऑफ सेल को काउंट करके, लेंथ और वेट काउंट को। तो बेटा ग्रोथ को डायरेक्ट नापना मुश्किल है, अगर बेटा ग्रोथ को नापना है तो इनडायरेक्ट नापना पड़ेगा इन सारे मानकों के द्वारा। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। NT1 आया, ड्यूरिंग फिक्सेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो क्योंकि बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 8 प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 ATP की प्रेजेंस में 2 मोल अमोनिया बनाता है, साथ में 16 ADP बनते हैं और बेटा 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 1 मोल हाइड्रोजन बनता है। ये एक क्वेश्चन NCERT में दी गई है। अब बोल रहे हैं कि हमें 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन फिक्स करने, यानी ये रिएक्शन 2 बार करनी है। तो 2 बार करने पर हाउ मैनी ATP, कितने ATP यूज होंगे? तो 16 गुणे 2 बराबर 32। एंड हाउ मैनी अमोनिया, 1 बार यूज करने में 2 अमोनिया, तो 2 बार यूज करने में 4 अमोनिया, तो 32 ATP और 4 अमोनिया बनेंगे। आंसर होगा 3rd। 81 का आंसर होगा 3rd। आगे बढ़ जाइए, 81 के बाद आएगा 82। द फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज। द फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। 82 का आंसर होगा ओपन ग्रोथ, क्योंकि ऐसी ग्रोथ जो कभी ना रुके, मेरिस्टेमेटिक सेल हमेशा ग्रो करती रही। पौधों की ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ हमेशा ओपन होती है और एनिमल ग्रोथ बेटा क्लोज हो जाती है।
अब मैं अपनी लंबाई नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मेरी ग्रोथ क्लोज हो गई, लेकिन पौधों की लंबाई हमेशा बढ़ती रहती है क्योंकि उनकी ग्रोथ ओपन रहती है। फर्स्ट ऑप्शन। 82 के बाद आया 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द डिफिशियंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम, सही हो सकता है। सेम सिम्टम में भी कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ वन और सेवरल डिफरेंट एलिमेंट। एक ही तरीके की, मान लीजिए क्लोरोसिस है तो केवल नाइट्रोजन से नहीं होगी, वो कई चीजों से हो सकती है, तो ये भी सही है। द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म बाय क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा 83 का? 83 का आंसर होगा बेटा फर्स्ट। पहले दूसरे और तीसरे सारे ऑप्शन सही है इसमें। आगे बढ़ जाइए। 83 के बाद आया 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट द साइन इज अपोजिट। ध्यान से सुनिए क्या बोलना चाह रहे हैं। बोल साई डब्ल्यू ये हमेशा निगेटिव होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी सॉल्यूट की वजह से होता है, सॉरी और साई एस, ये है साई एस और साई एस भी बेटा सॉल्यूट की वजह से होता है। तो दोनों हैं एक ही चीज, एक निगेटिव है, साई एस निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव है। तो बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज ओपी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल दैट इज साई एस बट द साइन इज अपोजिट, ये सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव, ये भी सही है, ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव होता है एंड व्हाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव, ये भी सही है। The tuber is placed in water cavity. In the potato tuber containing concentration solution collect water due to osmosis. ये भी सही है। 84 का बेटा आंसर होगा A, B, C and D. Water potential of cell affected by the both solid potential and pressure potential, ये भी सही है क्योंकि water potential का फार्मूला था psi W इक्वल टू psi S प्लस psi P। तो water potential psi S से भी रेगुलेटेड है और psi P से भी, तो इसके चारों ऑप्शन सही है। आंसर होगा फोर्थ। आगे बढ़ जाइए। 84 के बाद आएगा 85, बोलते हैं इन रिएक्शन को देखो, सिंपल सी रिएक्शन है, अमोनिया से बनती है नाइट्राइट और नाइट्राइट से बनता है नाइट्रेट। इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन का जो पहला स्टेप है वो ये दिया है, अमोनिया से नाइट्राइट और दूसरी रिएक्शन दी है नाइट्राइट से नाइट्रेट। अब पहली रिएक्शन अमोनिया से नाइट्राइट ये होती है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस की प्रेजेंस में। तो स्टेप 1 इज कैरिड बाय द नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, सही है। स्टेप 2 इज कैरिड बाय नाइट्रोबैक्टर, सही है। बोथ स्टेप कॉल नाइट्रिफिकेशन, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही हैं। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इस पूरी दोनों रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। पहला स्टेप होता है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस के द्वारा और दूसरा स्टेप होता है नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। पहले में अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा है और दूसरे में अमोनिया से नाइट्रेट बनना, तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्ट का निशान लगा दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए। 86 आया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 एंड C4 प्लांट रेस्पेक्टिवली। तो भाई C3 और C4 प्लांट में प्राइमरी RUBP ही मीजोफिल में है, तो 86 का आंसर जो होगा बेटा इट विल बी फर्स्ट RUBP इन मीजोफिल सेल एंड RUBP इन बंडल शीथ सेल। तो primary acceptor and CO2 and in C3 and secondary CO2 acceptor in C4 is same and दोनों बार RUBP है, लेकिन RUBP C3 में मीजोफिल सेल में और RUBP C4 में बंडल शीथ सेल में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो 86 आंसर इज फर्स्ट। 87 आया, ऑक्सिन इंड्यूसेस, तो रूटिंग होगा इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर लगा लीजिए। द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। 87 के बाद आया 88, विच काइंड ऑफ ग्रोथ वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल अदर डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर। देख लीजिए, एक सेल थी डिवाइड की, एक मैच्योर हो गई, फिर दूसरी बची उसने डिवाइड किया और फिर एक मैच्योर हो गई। तो पहले एक थी, फिर 2 हुआ, फिर ये भी पड़ी रही, तो फिर 3 हुआ। ऐसे प्रोपेगेशन बना 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 2 3 4 5। इस तरीके की ग्रोथ को हम लोग अर्थमेटिक ग्रोथ बोलते हैं क्योंकि इसमें एक सेल मैच्योर होती जा रही है। तो 88 का आंसर होगा फर्स्ट। 88 के फर्स्ट ऑप्शन के बाद आया 89। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फार्मूला मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा नॉट ई टू द पावर RT, और इसका ग्राफ भी मैंने पढ़ा दिया था, सिग्मॉइड आएगा जिसमें लैग, लॉग एंड स्टेशनरी फेजेस आएंगे।
तो आएगा ओमेगा नॉट, ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा नॉट ई टू द पावर आर टी, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। 89 और 90 क्वेश्चन आया ये, विच ग्राफ इज करेक्ट फॉर अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ हमेशा लीनियर ग्रोथ होती है, दिस एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। और ये वाली ग्रोथ तो गलत ही दिया है, ये भी गलत दिया है, तो केवल पहला ही ऑप्शन होगा। सो 90 क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा। दिस वाज योर पेपर, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडीइंग, पेपर लगाते रहिए, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिए, टेक केयर।